तो हेलो एवरीवन, क्या आप सुन पा रहे हैं हमको? हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमको? अगर सुन पा रहे हो तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए एक बार। एक बार केवल बता दीजिए कि आप हमें सुन पा रहे हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबने यस यस लिख दिया, यानी कि सब कहीं न कहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है? चलिए देखिएगा, तो सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत इंतज़ार हो गया और आज हमारा ये पहला लाइव है, तो 1 मिनट स्क्रीन प्रॉब्लम आ रहा है क्या? 1 मिनट रुकिएगा। हुँ। ये वर्टिकल क्यों नहीं हो पा रहा है? एक मिनट रुक जाइएगा। नहीं, नहीं टेक्निकल इश्यू नहीं है, इसमें थोड़ा-सा वर्टिकल नहीं हो पा रहा है। देखते हैं उसको। ऑटो स्क्रीन रोटेट वाला शायद सेट नहीं हो पाया। चलिए, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा-सा सेटिंग गड़बड़ा गया था, ठीक है? ये हॉरिज़ॉन्टल हो नहीं पा रहा है, ठीक है? तो आज ऐसे ही देख लेते हैं, कल से सेटिंग को हम भी समझ लेंगे और फिर वैसे देखेंगे, ठीक है? देखिएगा, आज शायद हॉरिज़ॉन्टल नहीं हो पाएगा, ठीक है? उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, दिन में देख नहीं पाया उसको। देखिए, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि कौन-सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, रेल का विकेट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका और प्राच्य विद्या। इनमें से कौन जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल का विकेट खेल, ये याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जो बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत चैप्टर को लिखा है वो चैप्टर क्या है? तो याद रखिएगा वो एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध, ठीक है? चलिए, आप लोग आंसर देते चलिएगा, कुछ सेकंड का वक्त मिलेगा आपको, ठीक है? देखिएगा, अगला है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत को लिखे हुए हैं वो किस युग के निबंधकार थे? तो याद रखिएगा भारतेंदु युग के। कौन से युग के? भारतेंदु युग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ठीक है,
तो इसका याद रखिएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यही मनुष्य के बातचीत करने का एक उत्तम तरीका है। ठीक है, यही बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होती है आत्मीयता, ये आपको पता होगी। बहुत अच्छा जवाब सभी का आ रहा है, शशि कुमार डी लिख रहे हैं, ऐसे ही अंकित कुमार डी आ रहा है, अंकित कुमार का भी। मैथ ड्रीम 100 RDX इनका सी आ रहा है। ठीक है, चलिए इसका 5 नंबर का सी दे रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए अच्छा है। अगला हम लोगों का है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का, संयोगिता स्वयंवर रचना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो संयोगिता स्वयंवर है वो रचना किनकी है? ठीक है, एक इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर श्रीनिवास जो दास जी हैं उनकी ये रचना है। एक था दिव्यंत स्वयंवर करके है, वो अगर पूछे तो वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? चलिए इसका आंसर बताइएगा, कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर हेमा पंडित का भी आ रहा है आंसर, जो वो डी आ रहा है, पिंकी पंडित डी, दीपू कुमार का भी डी। चलिए बहुत अच्छा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परीक्षा गुरु। ये जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बाकी जो तीनों रचना है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान और सद्भाव का अभाव, ये तीनों किनकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो याद रखिएगा, इन्होंने जो मासिक पत्र निकाला था वह निकाला था हिंदी प्रदीप। ठीक है, बहुत अच्छा, आंसर सही का आ रहा है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वह है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे के। फ्राइडे के मुख से पहली बार 16 वर्ष की अवस्था में रॉबिन्सन क्रूसो ने बात सुनी थी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इसका भी आंसर हाँ सबका ये आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बाल कृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत, जो ये निबंध लिखे है ललित निबंध, उसके माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली, बात कैसे करना है वो बताना चाहते हैं। बहुत अच्छा, देख पा रहा हूं जैसे रिलैक्स माइंड, ये इनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सही है। चलिए अमित कुमार का भी 11 का ए आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ठीक है, जो भट्ट जी है, बालकृष्ण भट्ट जी, इनको किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, चलिए यहां पर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान पूछे कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनका निवास स्थान है बाल कृष्ण भट्ट का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? जो बाल कृष्ण भट्ट है उन्होंने कौन से पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी का, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर भूमिहार लिखे हुए अपना नाम, उनका ए आ रहा है, अमित कुमार का भी ए है, पिंकी पंडित ए है, बहुत अच्छा, शशि कुमार ए आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए खुशबू खातून का भी ए आ रहा है, बहुत अच्छा।
1877 ईस्वी में जो मासिक पत्रिका है इनका कौन सा, हिंदी प्रदीप, वो निकालना प्रारंभ किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर 18 गलती से आ गया, ठीक है ये नहीं होगा। कौन सी रचना, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। इन चारों में से कौन ऐसी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा एक बार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी इन चारों में से रचना जो है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। पद्मावती, वेणी संहार, मेघदूतम या मेघनाथ वध। चलिए तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत। मेघदूत जो रचना है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, सॉरी मेघदूतम। मेघनाथ वध, वेणी संहार और पद्मावती ये किनके द्वारा लिखा गया है, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इन चारों में से कौन सा जो उपन्यास है, ठीक है, वो यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, टाइपिंग एरर है उपन्यास में। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर 17 का सी आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 अजान एक सुजान, ये बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। जो नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ होता है उस मंगल पाठ को क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा, सबका जवाब यहाँ पे आ रहा है, नांदी पाठ कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। रॉबिन्सन क्रूसो को कब मनुष्य का मुख देखने को कब तक, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए था, हाँ ठीक है, कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उनको कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो याद रखिएगा 16 वर्ष की अवस्था तक। और पहली बार वो किनसे बात किए थे, तो फ्राइडे से। किससे बात किए थे, फ्राइडे से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए अमित कुमार का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बेन जॉनसन ने यह बात बोला था, क्या बोला था, कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। अच्छा, यह किसने कहा था कि जो असल बातचीत है, सचमुच का जो बातचीत है वो केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। तो ये बात बोलने वाला था एडिसन। कौन बोला था, एडिसन ने बोला था। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। आप सभी के कमेंट्स को मैं पढ़ पा रहा हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी कमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आज स्क्रीन प्रॉब्लम है, पता ना ये सेटिंग शायद कुछ नहीं आया करने हमको, उस कारण से ऐसा हो पा रहा है। कल से इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिस रानी बोल रही है कि सर एक बार मेरा नाम लीजिए। बहुत अच्छा, पढ़िए आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। एडिसन ने यह बात बोला था कि जो असल बातचीत है वो केवल और केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। कितने व्यक्तियों के बीच में, तो दो व्यक्तियों के बीच में। बहुत अच्छा, देवानंद यादव जी, इनका भी आ रहा है कि ये होगा। मिस रानी, थैंक यू सर। चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। चलिए अच्छा है, प्रिंस कुमार का भी 22 का ए आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर, ये 25 यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, देखिएगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत करने से जो मन होता है वो कैसा हो जाता है। अच्छा, जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, और बातचीत नहीं करने से मन में क्या होता है, भारीपन आता है, बोझिला हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है कि 23 का सर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अच्छा, सृष्टि गूंगी कब प्रतीत होगी, किसके ना होने से। चलिए कुमार प्रिंस, सर जी मेरा नाम लीजिए। अरे सबका नाम ले लेंगे, टेंशन मत कीजिए, बस आप लोग जवाब देते चलिए।
बहुत अच्छा। क्लियर नहीं आ रहा है। एक बार कंफर्म करेंगे क्या आप सभी को मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है? प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा। अगर आवाज क्लियर जा रही हो तो यस लिखिए। चलिए, बाकी लोग तो ठीक कह रहे हैं कि जा रही है। चलिए, कोई बात नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन का जो सबका आंसर आ रहा था वाक शक्ति। यदि वाक शक्ति न हो, वाक शक्ति का मतलब होता है बात करने की यदि शक्ति ना हो तो फिर सृष्टि कैसी प्रतीत होगी? गूंगी प्रतीत होगी। ठीक है। स्क्रीन छोटा दिख रहा है। दीपू कुमार। कोई बात नहीं है, कल से इसको हम देखते हैं सेटिंग को, ठीक है, कि छोटा क्यों दिख रहा है, बड़ा काहे नहीं हो रहा है। और ये थोड़ा सा आज समय नहीं मिल पाया इसलिए ऐसा हो गया। कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। और ये हमारा बातचीत जो चैप्टर है इसका अंतिम क्वेश्चन है। आर्ट ऑफ कंजर्वेशन कहाँ के लोगों में कन्वर्सेशन होना चाहिए था, कन्वर्सेशन, ठीक है, सही है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका आ रहा है। देवानंद यादव जी, पिंकी, लाइफ विद दीपक, सबका आंसर सी आ रहा है, यानी यूरोप के लोगों में यहाँ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे जो कि हमारा होगा काव्य खंड का, और काव्य खंड का चैप्टर कौन है? कड़वक। ठीक है। चलिए बताइएगा इसका। पहला है कि कड़वक के कवि कौन है? कड़वक के कवि कौन है? चलिए बताइएगा। करवा के कई, बहुत अच्छा, सबका जवाब एकदम बढ़िया आ रहा है। सबका जवाब यहाँ पर आ रहा है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जो जायसी है वो करवा के क्या है? कवि है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? इन चारों में से मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी कविता लिखी है? ठीक है। चलिए बताइएगा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका आंसर यहाँ भी बी आ रहा है, करबक। करबक किनके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ये बताइएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था वो 1492 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। सर न्यू स्टूडेंट आनंद। चलिए अच्छा है। खुशी संतोष कुमार देशमुख। चलिए 25 का सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है अगले चैप्टर का। चलिए देखते हैं। तो ये 1492 में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ठीक है, जो जायसी का जन्म हुआ था वह किस प्रदेश में हुआ था, ये बताइएगा। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? बहुत अच्छा, मुन्ना कुमार, हेमा पंडित, अमित कुमार भूमिहार, शशि कुमार, देवानंद, सबका आंसर सही है। उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में पूछे यदि कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा कि अमेठी में। कहाँ हुआ था? अमेठी में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जायसी किस तरह के कवि है? मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो किस तरह के कवि है, ये बताइएगा। भक्त कवि है, सूफी कवि है, श्रृंगारिक कवि है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए 5 का बताइएगा। बहुत अच्छा, जवाब आने लगा। देवानंद जी का आ रहा है बी। ठीक है। नेहा कश्यप का भी बी। बहुत अच्छा, अंकित कुमार का भी बी। सही है, ये एक सूफी कवि है। कैसे कवि है? सूफी कवि। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म स्थान था वो कहाँ था? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, अमेठी। ये वाला तो अभी हमने बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमेठी में हुआ था। ठीक है। और वही उनका जन्म स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। जायसी थे, जो जायसी थे वो क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए सबका आंसर एकदम सही आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा सी, फकीर थे। क्या थे? फकीर थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो आप सभी देखते चलिएगा। देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी सखा, प्रेम मार्गी सखा, कृष्ण मार्गी सखा या शगुन भक्ति काव्य? चलिए बताइएगा, 8 का बताइएगा क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 8 का सबका आंसर आ रहा है, प्रेम मार्गी सखा से जुड़े हुए थे। कौन सा सखा? प्रेम मार्गी सखा से मलिक मोहम्मद जायसी जो करवक के कवि हैं वह जुड़े हुए थे। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? मलिक मोहम्मद जायसी की जो काव्य की भाषा थी वो कौन सी थी? बताइएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी कौन से भाषा में अपने काव्य को लिखा करते थे? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका बताइएगा, 9 का। चलिए, कुछ लोगों का गलत आ रहा है और कुछ का सही आ रहा है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश में उनका जन्म स्थान है। तो जब उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान है तो वहां की भाषा क्या है? अवधी है। तो वही बोलेंगे ना, तो यहाँ पर अवधी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के जो काव्य है उसका मुख्य रस क्या है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं, ये बताइएगा। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा क्या होगा। और कमेंट में प्लीज बातें ना कीजिए, पढ़ा कीजिए आप सभी। चलिए, इसमें कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा है। ये श्रृंगार रस के कवि है। कैसे रस के कवि है? श्रृंगार रस के। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? ये वो अपने काव्य में बताते हैं कि जो जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी है, वो रतन सेन और पद्मावती की जो कथा है उसको किस प्रकार जोड़ा है। ठीक है, इसका बताइए क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा, इसका सबका आंसर राइट आ रहा है एकदम कि रक्त रूप लेई द्वारा। किस द्वारा? रक्त रूप लेई द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? ठीक है, ये बताइएगा। विक्की कुमार जी जवाब आ रहा है इनका। कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो? वो भी क्वेश्चन अगर साथ में लिख दे तो अच्छा रहेगा। चलिए, ए आ रहा है सबका, बहुत अच्छा। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 का है, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अपने आंसुओं से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और एक ये खुशी संतोष कुमार देशमुख, आप थोड़ा सा और अपडेट होइए, 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए। आप 9 नंबर क्वेश्चन पे अभी भी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जायसी में किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जो जायसी है मलिक मोहम्मद जायसी, वो किस गुण से युक्त है? मतलब कौन सा उसमें ये सॉरी गुण बोल रहे हैं, किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, ये बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, जो जायसी है मलिक मोहम्मद जायसी है वो उनके पास में नेत्र दोष है, नेत्र दोष है, जिस कारण से वो देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो फिर भी क्या है? गुणवान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जो जायसी का काव्य है वो किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन है, सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति या फिर नदी की भांति। बिहारी बॉय लिख रहे हैं सर जी, ओल्ड स्टूडेंट है हम। चलिए अच्छा है, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर आने लगा, सबका आंसर आ रहा है यहाँ पर समुद्र की भांति, यानी कि सी नंबर। बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 15। इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं, प्रेम के पीर के कवि निम्न में कौन है? चारों में कौन है? जायसी, नाभादास, सूरदास या कबीरदास। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मौलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है, ताकि समय ज्यादा लॉस्ट ना हो आप सभी का। पीडीएफ की चिंता मत कीजिए, इस पीडीएफ को हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर यहाँ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो, दोनों में सेंड कर देंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिएगा, आगे है कर्वक कहाँ से लिया गया है। जो कर्वक है ये कहाँ से लिया गया है बताइएगा, 16 का क्या हो जाएगा। 16 का आ रहा है डी, ठीक है। चलिए जो कर्वक है वो यहाँ से लिया गया है पद्मावत से। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया है, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्वक के रचयिता है, जो कर्वक के रचयिता है वह कौन है। तो ये तो ऊपर भी क्वेश्चन हो चुका था, मलिक मोहम्मद जायसी थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। जो जायसी ने रचा है पद्मावत, उसकी भाषा क्या है, ये बताइएगा। पद्मावत की भाषा क्या है? अच्छा, जायसी जी रचे हैं, मतलब जायसी जी के द्वारा लिखा गया है, तो वही भाषा क्या होगी? अवधी ही होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो कौन से परंपरा के कवि है? शगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, या फिर शगुन राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, या फिर संस्कृत काव्य परंपरा, इसका बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा, ये जो है वो शगुन कृष्ण भक्ति परंपरा के कवि है। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत अच्छा। चलिए आगे बताइएगा। अगला है, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अपने आंख की उपमा किससे करते हैं? कमल से, कुमुद से, सरोवर से, या दर्पण से। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। वीडियो का प्रॉब्लम क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, एक सेकेंड रुकिएगा। एक मिनट रुक जाइएगा। अब शायद क्लियर आए। मेरे फोन में तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप भी, क्लियर दिख रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बस स्क्रीन छोटा हो गया है, ये प्रॉब्लम हो गया है। वो शायद हम हॉरिजॉन्टल करना भूल गए थे, ठीक है, वर्टिकल ही रह गया है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर सही है। जायसी जो है वो अपनी आंख की उपमा किससे करते हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, दर्पण से करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। तो ये वाला एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, प्रेम मार्गी शाखा इसका राइट आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है। इन चारों में से कौन सी जो कृति है वो जायसी की नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें डाउट है, ठीक है। पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, बताइएगा 22 का क्या हो जाएगा। 22 का डी, ठीक है। ग्रामर भी होगा, उसकी चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। ग्रामर की क्लासेस भी जल्द आएंगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो आप लोग बता रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा मृगावती। ये जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी की कृति नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पद्मावत किसकी रचना है। तो ये तो बात हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं कि जो पद्मावत है वो किनके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए यहाँ पर कर्बक जो है हमारा वो भी चैप्टर होता है खत्म। चलिए आप लोगों को बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, एस्टिमेटेड मतलब कितना लगा कि हमारा गलत हो गया है और कितना सही, ठीक है।
वैसे तो आपने काउंट नहीं किया होगा क्योंकि शायद मैंने शुरू में बताया नहीं था, ठीक है। ऐसे आप अनुमान से बताइए कि आपने कितना सही किया। चलिए, क्रेजी ए टू जेड बोल रहे हैं कि 2 गलत हुआ है उनका, बहुत अच्छा। अगर आप 45 प्लस क्वेश्चंस में केवल 2 गलत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। बिहारी बॉय बोल रहे हैं कि ऑल सब सही है। मुन्ना कुमार 24 वो, ठीक है। स्क्रीन प्रॉब्लम कुमार प्रिंस, ठीक है, वो हम कल सुधार देंगे उसको, आज के लिए माफी चाहता हूँ। 3 गलत ये बोल रही है पिंकी पंडित। सर टोटल देवानंद यादव जी का पूरा सही है, ठीक है। चलो इसके बाद में रिलैक्स माइंड का 45, 2 या 3 गलत दीपू कुमार का, बहुत अच्छा। 11 लोग, ये क्या मतलब। सर टोटल राइट, चलिए देख लिए देवानंद जी आपका टोटल सही है। सर जी पूरा कुमार प्रिंस, बहुत अच्छा। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोगों का इंग्लिश का सेक्शन। अब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रोज का, वहां से क्वेश्चन है। फटाक फटाक इसको रिवीजन करते चलते हैं, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ डैश। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है, तो ये एक एसे है, एन एसे। इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एक एसे है। अच्छा एसे और कौन कौन है उसको देख लेते हैं। तो और बताइएगा, जैसे हमारा चैप्टर 5 भी क्या है, यानी कि आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, वो भी क्या है, एक ऐसे ही है, ठीक है। इसके अलावा एक है और अ चाइल्ड इज बोर्न, चैप्टर नंबर 7, वो भी क्या है, एक ऐसे है, ठीक है। चलिए इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी 2 है, एक है हमारा वो बेंजी का जो द अर्थ है, और एक है द आर्टिस्ट, ये दोनों हमारे शॉर्ट स्टोरी है। इसके अलावा स्पीच की बात करें तो स्पीच में हमारे कौन कौन है, तो एक तो हो जाएंगे ये भारत इज माई होम, और एक हो जाएगा आई हैव अ ड्रीम, ये दोनों स्पीच है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटन बाय। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किनके द्वारा लिखा गया है। अच्छा आप सभी को पता होगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी है, क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। और ऑटोबायोग्राफी किनके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन डैश। जो वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ की है, ये बताना है। ग्रीस की, इटली की, स्पेन की, या पोर्टुगल की, ये बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर की जो एटिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ की है, तो ग्रीस की है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि डैश व्यूड लार्ज सिटीज एज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। समझिएगा कौन जो थे लोग वो देखे कि जो बहुत बड़ी बड़ी सिटियां शहरें हैं वो एक स्नेयर है और यूजलेस है, मतलब एक जाल की तरीके से फैली हुई है और बेकार है। तो ये देखे थे हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा पाया कि जो बड़े बड़े शहरें हैं वो एक तरीके से स्नेयर्स है, जाल। आवाज आ रही है आप सभी के पास, एक बार जांच कीजिएगा आवाज आ रही है क्या सभी के पास।
कमेंट चेक नाउ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सभी के पास में आवाज़ जाने लगी। वो थोड़ा माइक का बैटरी कम हो गया था, निकाल कर रख दिए बाहर इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। सिंपल लिविंग, सामान्य तरीके से रहना, और उच्च विचार रखना, ये किसका बेस है? तो ये याद रखना है कि ये इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, यानी जो भारतीय सभ्यता है उसका ये बेस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉज व रूलर्स ऑफ एंशिएंट डैश। जो फ्रॉज थे वो पुराने जमाने के कहाँ के रूलर्स थे, कहाँ के शासक थे, ठीक है। इसका बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा क्या होगा। आलोक कुमार का ए आ रहा है, ठीक है। रिलैक्स माइंड का भी ए आ रहा है। खुशबून खातून का बी आ रहा है। हेमा पंडित का डी आ रहा है। सबका अलग अलग क्यों आ रहा है? फिरोज कहाँ के शासक थे बताइएगा। चलिए ठीक है, हम बता देते हैं इस जो फिरोज थे वो इजिप्ट के शासक थे। कहाँ के शासक थे? इजिप्ट के शासक थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश। जो सिविलाइजेशन है वो किसके डेवलपमेंट का एक स्टेट है, एक अवस्था है? पीपुल, एनिमल, बर्ड या नॉन लिविंग थिंग्स। तो सिविलाइजेशन, सभ्यता किसको डेवलप करेगी? पीपल को, लोगों को डेवलप करेगी, ना कि एनिमल्स, बर्ड्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डेवलप करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और कुछ क्वेश्चन है तो आप बने रहे हमारे साथ में और उसको भी कंप्लीट करते हैं आज। और कैसा आ रहा है ये बाद में कमेंट में जरूर बताइएगा कि मतलब इस सेशन से मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज डैश। जो इंडियन ग्लोरी है वह यह है कि यह क्या है, मतलब जो भारतीय महिमा है कि ये क्या है अभी तक। तो याद रखना है कि ये इमूवेबल है। जो हमारी सिविलाइजेशन है, इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो इमूवेबल है, अचल है, और यही इसकी क्या है? ग्लोरी है, ब्यूटी है, कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा था। बिहारी बॉय, देवानंद यादव, मुन्ना कुमार, सबका आंसर सही था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन जो है वो एक स्पिरिचुअल लीडर है पॉलिटिशियन से ज्यादा, या पॉलिटिशियन की अपेक्षा? तो याद रखना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो राजनेता से ज्यादा, पॉलिटिशियन से ज्यादा क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। किन्हें फादर ऑफ द नेशन या फिर बापू के नाम से जाना जाता है? तो ये सबको याद होगा कि महात्मा गांधी को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को ये कह रहा है कि गांधी जी वेन टू चंपारण इन डैश। गांधी जी चंपारण कब आए थे या फिर गए थे, ये बताना है। 1917, 1916, 1915 या 1918? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए सबका आंसर सही है यहाँ पर ए। 1917 में महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण में आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हु रॉट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन या एच वेट्स? तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है, ठीक है। सबका आंसर सही है। मुन्ना कुमार, नेहा कश्यप, हेमा कुमारी, ठीक है, मुन्ना कुमार, रिलैक्स माइंड, सबका आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल। जो हमारे पूर्वज थे वो किस रूल को एंजॉय करते थे? तो याद रखिएगा वो होम रूल को एंजॉय करते थे। किस रूल को एंजॉय करते थे? होम रूल को, ठीक है, वो भी ट्रू होम रूल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो इंडिया के लिए क्या हो सकता है? वांट, मतलब इंडिया उसे चाहता है। लिविंग, इंडिया के लिए वो लिविंग हो सकता है, मतलब जीवित रह सकता है। रियल, वास्तविक हो सकता है, या रियून, बर्बादी का कारण हो सकता है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, डी आ रहा है दीपू कुमार का, मुन्ना कुमार का भी डी आ रहा है, अंशिका का भी डी आ रहा है। हाँ सही है, यहाँ पर र्यून, बर्बादी का कारण हो जाएगा। यदि हम यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाते हैं तो वो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? बर्बादी का कारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड्स वन अनदर, कि क्या सिविलाइजेशन हमें सिखाती है एक दूसरे के साथ में कैसा रहना, एनेमी शत्रुता के साथ में रहना, एंग्री गुस्से के साथ में रहना, अपसेट उदास रहना, या फ्रेंडली दोस्ती के साथ में रहना, दोस्ताना पूर्वक रहना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, सबका जवाब सही है कि 17 का सर डी होगा, फ्रेंडली दोस्तीपूर्ण रहना हमें जो सिविलाइजेशन है वो सिखाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया मुख्य हथियार के रूप में ब्रिटिश रूल के खिलाफ। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। अहिंसा के पुजारी के नाम से किन्हें जाना जाता है ये भी आप जान सकते हैं। चलिए 18 का ए सही है। महात्मा गांधी जो थे वो सत्य और अहिंसा का एक तरीके से मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किए थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948, किसने इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया था, मतलब उस पर प्रभावित रहे थे 1915 से लेकर 1948 तक। ये बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एकदम सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो प्रभावी रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स पर, कब से कब तक, 1915 से लेकर और 1948 तक। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम डैश, कि जो सिविलाइजेशन भारत ने इवॉल्व किया है, विकसित किया है, वो दुनिया में किसी भी से मात खाने लायक नहीं है। ये बात कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसमें बात बताते हैं महात्मा गांधी की जो इंडिया ने विकसित किया है सिविलाइजेशन, ठीक है, वो कहीं भी दुनिया में मात खाने के लायक नहीं है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो आंसर ही बता दिए इसका तो चलिए कोई बात नहीं। द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। माइंड जो है वो क्या है, तो ये एक रेस्टलेस बर्ड है, एक बेचैन पक्षी है। इसको जितना मिलता है वो उतना ही और क्या करती है, चाहती है। ठीक है या फिर चाहता है कह सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी हैज रिटेन बाय डैश, महात्मा गांधी के द्वारा क्या लिखा गया, तो ये लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। ये भी 2 बार 3 बार रिपीट हो गया, वो थोड़ा समय के कारण ये सब हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं है, कल से सब मैनेज हो जाएगा। देखिएगा अगला है आई एम नॉट हेटर ऑफ द डैश। कौन जो है महात्मा गांधी बात कर रहे हैं यहाँ पर, आई कौन है, आई का मतलब है महात्मा गांधी। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी जो थे वो हेटर नहीं थे, किसके, वेस्टर्न के, जो पश्चिमी सभ्यता थी उसकी वो हेटर नहीं थे। ठीक है उनको उससे कोई हेट नहीं था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और कुछ 20 के करीब में क्वेश्चंस बच गए हैं, तो आप सभी जुड़े रहे हमारे साथ में और आंसर करते रहें। बहुत अच्छा, अंशिका का 23 का ए आ रहा है। ठीक है सही है, देखते हैं आगे। द पीपुल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स, जो यूरोप के लोग थे वो इंस्पायर्ड थे किन से, एक तो रोमन राइटर हो गए और एक कौन थे, तो याद रखिएगा ग्रीस और ग्रीक वही सेम बात है। तो ग्रीस और रोमन से वो क्या थे, यूरोपियन जो थे वो इंस्पायर्ड थे। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी इज डैश, जो गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी था वो क्या था। ये बात हमने ऊपर बात किया था कि वो था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। अब ये लास्ट हमारा चैप्टर है और इसमें शायद कुछ 19-20 के करीब में क्वेश्चन होंगे, तो इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद कल करेंगे आगे 100 क्वेश्चंस, या फिर हाँ 100 क्वेश्चन कल करेंगे। देखिएगा कह रहा है कि डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन डैश, जो जॉन डॉन है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना है पहले तो वो फर्स्ट पर्सन, अपने आप को फर्स्ट पर्सन के रूप में एक तरीके से उसमें लाते हैं, और उसके बाद में सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि वो अकेला है तो फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर, ये सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो क्या है, तो याद रखना है कि ये एक लव पोएम है, और लव पोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है और ये एक लिरिक भी है, क्या है, एक लिरिक भी है। ठीक है
चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 10 ये लिरिक है। चलिए देखते हैं आगे। करेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, ओ ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा और लव पोएम, ठीक है कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कराए कि इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई DYE, डाई स्टैंड्स फॉर डैश, वो डाई जो आया था वर्ड वो किसके लिए आया था ये बताइएगा। संजय 12 क्लास, ठीक है देसी बालक। चलिए देखते हैं, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टू डाई, देहांत के लिए आया था, वो डाई का मतलब मरना, ठीक है उसके लिए आया हुआ था। और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, करा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विद शेक्सपियर्स डैश, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को शेक्सपियर के किसके द्वारा कंपेयर किया जाता है, शेक्सपियर का कौन सा जो एक लेख है उससे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कंपेरिजन होता है ये बताइएगा। चलिए सबका इसमें आ रहा है 5 का बताइएगा, 5 का बी, ठीक है ठीक है सी भी आ रहा है। चलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है इस वाले क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, वैसे हमको लग रहा है कि इसका बी आंसर सही होना चाहिए, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इसका जवाब हम कमेंट में दे देंगे, वहां पे आप देख लीजिएगा। चलिए आगे है हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने कंपोज किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डॉन ने। किसने कंपोज किया, जॉन डॉन ने, ठीक है। और ये जो है जॉन डॉन ये कौन से पोएट हैं, तो याद रखना है कि ये जो पोएट हैं जॉन डॉन, ठीक है ये पोएट है पीपुल्स पोएट, नहीं 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 मेटाफिजिकल पोएट। कौन है, मेटाफिजिकल पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है जॉन डॉन मेटाफिजिकल पोएट है। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन वाज द पॉइनियर ऑफ डैश, जो जॉन डॉन है वो किसके पॉइनियर है, पॉइनियर का मतलब होता है विशेष कवि, तो ये बताना है मेटाफिजिकल पोएट्री के, मेटाफिजिकल पोएट्री के ये एक पॉइनियर कवि हैं, ठीक है। चलिए और कोई 10-12 क्वेश्चंस रह गए हैं तो उसका भी जवाब देते चलिएगा, ठीक है देखते हैं आगे। ये कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, तो ये हमने अभी ऊपर बता दिया कि ये एक लिरिक है, क्या है एक लिरिक है। चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, चैप्टर नंबर 3 जो है ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, और चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है, ठीक है माई ग्रैंड मदर हाउस, ये सब के सब क्या है, तो ये सब के सब लिरिक है। चलिए आगे देखते हैं, करेक्ट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू डैश, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में किसको एड्रेस करते हैं, मतलब किसको अपनी बातों को सुनाते हैं डॉन, ये बताइएगा। जॉन डॉन की बात है वो किसको सुनाते हैं, अपने सिस्टर को, मदर को, फ्रेंड को या वाइफ को। चलिए ठीक है यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉन्स वाइफ, वो अपनी पत्नी को एड्रेस करते हैं। चलिए आगे है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स डैश, वो किस टूर मतलब किस ओकेजन पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बात करते हैं जॉन डॉन, कॉन्टिनेंटल ट्रिप, स्पेस टूर, वोयाग या फिर नॉन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वोयाग की बात करते हैं वो, ठीक है ना कॉन्टिनेंटल ट्रिप की बात करते हैं और ना स्पेस टूर की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, जॉन डॉन ने कौन से पोएम को लिखा, तो ये लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड, वो अपने बिलव्ड से क्या हुआ है एक तरीके से टायर्ड ऑफ, ठीक है या फिर एंग्री विद, सैड फॉर या फिर हैप्पी फॉर। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैड फॉर, वो अपने बिलव्ड के लिए क्या है, सैड है, उदास है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बस और कुछ 7-8 क्वेश्चन है उसके आंसर कीजिएगा। करा जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, जॉन डॉन जो है वो कहाँ जा रहे हैं अपनी पत्नी को छोड़कर, फ्रांस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए 13 का डी आ रहा है, अंशिका का नहीं गलत है, इटली भी आ रहा है, बिहारी बॉय ऑप्शन नंबर बी आ रहा है।
चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। वो कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए अगला बताइएगा 14 नंबर का क्या होगा। करेक्ट, जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन सोचते हैं कि दैट डैश इज सर्टेन, कि क्या चीज जो है वो सर्टेन है। डबल डैट आया है, एक नहीं होना चाहिए था। जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, क्या चीज जो है वो सर्टेन है। सर्टेन मतलब निश्चित है। चलिए इसका राइट आंसर सबका आ रहा है, ठीक है। देवानंद यादव का भी ये आ रहा है, खुशबू खातून का भी ये आ रहा है, सही है। डेथ जो है वो क्या चीज है? सर्टेन है, निश्चित है। अगला देखते हैं। करेक्ट, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑन हिज डेस्क। जो जॉन डॉन है वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी किस से एक तरीके से टायर्ड हैं, थक चुके हैं, उसलिए नहीं जा रहे हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलव्ड। वो अपने प्रेमिका को छोड़कर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो उनसे थक चुके हैं, ठीक है। वो जानना चाह रहे हैं कि जो डेथ है वो कैसा महसूस होता है अपने प्रेमिका को छोड़ के जाने के बाद में, ठीक है। तो उस प्रकार का वो फील करना चाह रहे हैं। आगे है करेक्ट कि द पोएट यानी कि जॉन डॉन इज बेटर देन द डैश। जो जॉन डॉन है वो किससे बेटर है? अच्छे हैं। चलिए जॉन डॉन जो है वो अपने आप का कंपेयर किससे करते हैं? 16 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 16 का आंसर क्या होगा? चलिए 16 का बी, ठीक है। बी 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 बहुत अच्छा। यहाँ पर सन, जो जॉन डॉन है वो अपनी कंपेयर किससे करते हैं? सन से करते हैं, सूरज से करते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट, जॉन डॉन फील्स डेड। जो जॉन डॉन है वो महसूस करते हैं कि डैश इज वेरी होपलेस, कि क्या चीज जो है वो बहुत ज्यादा होपलेस है, ठीक है। एनिमल, गॉड, बर्ड या मैन, क्या चीज जो है वो होपलेस है। इसका राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, यहां पर होपलेस का मतलब है निराशावाद में कौन है, तो ये मैन, व्यक्ति जो है वो होपलेस की अवस्था में है, ठीक है। इनको कोई आशा नहीं है, बस निराशा ही निराशा है। काम करने से पहले ही व्यक्ति सोच लेता है कि ये हमसे नहीं होगा। इस प्रकार के थॉट आते हैं। देखिएगा अगला, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। ये बात हमने किया था कि मेटाफिजिकल पोएट कवि कौन, सॉरी मेटाफिजिकल जो पोएट है वो कौन है, तो ये है हमारे जॉन डॉन। जॉन डॉन कौन पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट है, ठीक है। अगर बात करें वॉल्ट विटमैन की, तो वॉल्ट विटमैन कौन है? तो ये है हमारे पीपुल्स पोएट, ठीक है। आगे है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो है वो रोमांटिक पोएट है। इसका भी एक ट्रिक वीडियो जल्दी ही ला रहा हूँ, ठीक है, कि कौन पोएट कौन किस नाम से जाने जाते हैं। देखिएगा आगे है डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन जो है वो ग्लैडली खुशीपूर्ण डेथ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? जॉन कीट्स, वॉल्ट विटमैन, जॉन डॉन या टी.एस. इलियट। इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए और इसका बताइएगा। बहुत अच्छा, जो जॉन डॉन है, जॉन डॉन ये डेथ को ग्लैडली खुशीपूर्ण एक तरीके से क्या करना चाह रहे हैं? ये एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। कौन? जॉन डॉन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। जॉन डॉन जो है वो देखते हैं कि जो सन है वो सेट हुआ कौन से नाइट में? टुडे नाइट, यस्टरडे नाइट, टुमारो नाइट या नॉन ऑफ दिस। चलिए इसका बताइएगा। 19 का क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, सबका आंसर सही आ रहा है। यस्टरडे नाइट को उसमें लिखा गया है यस्टर्न नाइट। क्या लिखा गया है? वहां पे लिखा गया है चैप्टर में यस्टर्न नाइट, ठीक है। तो उस रात वो सूरज को डूबते हुए देख चुके थे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कितना? 19। तो हमने आज 4 चैप्टर्स का रिवीजन किया, हिंदी के 2 चैप्टर और इंग्लिश के 2 चैप्टर, ठीक है। हिंदी में 2 चैप्टर कौन? एक तो हमारा जो गद्य खंड का था ये बातचीत, और दूसरा काव्य खंड का करवक, और इंग्लिश में कौन? प्रोज का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और पोएट्री का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आप सभी को ये लाइव